जमुना काकी हवेली से जा चुकी थीं और ठाकुराइन अपने कमरे में बैठी थीं। दोपहर हो चुकी थी और खाने का समय हो चुका था। ठाकुर गजेंद्र हवेली में पहुंच गए थे दोपहर का भोजन करने का। नौकर से ठाकुराइन के बारे में पूछने पर ठाकुर गजेंद्र को पता चला कि ठाकुराइन अपने कमरे में है। ठाकुर गजेंद्र भी अपने कमरे में गए और देखा तो ठाकुराइन आराम कुर्सी पर बैठी थीं। ठाकुर गजेंद्र ने ठाकुराइन से कहा, ठाकुराइन चलो भोजन का समय हो गया है। ठाकुर गजेंद्र की बात से ठाकुराइन ने घड़ी में देखा तो 1 बज रहा था। ऐसे में ठाकुराइन कुर्सी से खड़ी हुई और ठाकुर गजेंद्र के साथ दोपहर का भोजन करने भोजन कक्ष में चली गईं। ठाकुर गजेंद्र और ठाकुराइन भोजन के लिए बैठे थे और रसोई के कुछ नौकर एक एक कर भोजन लेकर आ रहे थे। दोनों ने भोजन किया। फिर ठाकुराइन और ठाकुर गजेंद्र हवेली के आंगन की तरफ जा रहे थे। तभी ठाकुर गजेंद्र की नज़र सामने गई और उसके पैर जहां थे वहीं जम गए। सामने से बंजारन आ रही थी और बंजारन को देख ठाकुर गजेंद्र को पिछली रात का सब याद आने लग गया। ठाकुर गजेंद्र ने धीरे से ठाकुराइन से कहा, ये यहाँ क्यों आई है? ठाकुराइन ने जवाब देते हुए कहा, मैंने बुलाया है। ठाकुराइन का जवाब सुन ठाकुर गजेंद्र ने चौंकते हुए ठाकुराइन की तरफ देखा, लेकिन ठाकुराइन के चेहरे पर सामान्य भाव थे, जैसे उसे बंजारन के बारे में जो बताया उस बात से कोई फर्क ही ना पड़ा हो। बंजारन को देख ठाकुराइन ने बंजारन का स्वागत करते हुए कहा, आओ बंजारन, तुमने भोजन कर लिया, ये यहीं थाली लगवा दूं तुम्हारे लिए। ठाकुराइन के ये भाव बंजारन को भी आश्चर्य में डाल रहे थे। बंजारन ने ठाकुर गजेंद्र और ठाकुराइन के सामने हाथ जोड़े और फिर ठाकुराइन से कहा, मालकिन, जमुना काकी मिली थी। उन्होंने मुझसे कहा कि आपने मुझे बुलाया है। आपको भला मुझसे क्या काम आन पड़ा? ठाकुराइन ने बंजारन को जवाब देते हुए कहा, हाँ, मुझे तुमसे कुछ काम है, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। कुछ बातें करनी है और इसलिए पूछा कि भोजन करके आई हो या नहीं। अगर देरी हो गई बात करने में तो तुम भूखी न रह जाओ। ठाकुराइन का ये रूप देख ठाकुर गजेंद्र भी चौंक गया था। उसने ठाकुराइन का ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा था। ठाकुराइन ने ठाकुर गजेंद्र से कहा, ऐ जी, मैंने एक नौकर के साथ एक पर्ची भिजवाई थी सरपंच भवन में, उसमें जो दवाई लिखी है वो मंगवा दीजिएगा। ठाकुर गजेंद्र को याद आया कि जब वो सरपंच भवन में कोई फाइल चेक कर रहा था तब एक नौकर आया था जिसने एक कागज़ दिया था और कहा था ठाकुराइन ने ये दवाई मंगवाने को कहा है। ठाकुर गजेंद्र ने कहा, हाँ मुझे याद है, मैं कुछ काम में था, अभी उसी तरफ जा रहा हूं तो वापसी में साथ लेकर आऊंगा। ठीक है, तो मैं चलता हूं। कहते हुए ठाकुर गजेंद्र वहां से चला गया और ठाकुराइन बंजारन से बोली, चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, आओ मेरे साथ। कहते हुए ठाकुराइन अपने कमरे की तरफ जाने लगी और बंजारन ये सोचते हुए कि आखिर क्या बात करनी होगी ठाकुराइन के पीछे पीछे ठाकुराइन के कमरे में जाने लगी। ठाकुराइन अपने कमरे में पहुंच चुकी थी और उसके पीछे बंजारन भी। ठाकुराइन अपने बेड पर बैठी और थोड़ी जगह करते हुए बंजारन को बैठने का इशारा किया, लेकिन बंजारन ने मना करते हुए कहा, नहीं मालकिन, मेरी क्या औकात कि मैं आपके पास बैठ सकूं। ये तो आपका बड़प्पन है जो आपने मुझे यहां बुलाया, वरना हम तो जूते की नोक समान हैं। ठाकुराइन ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बंजारन ठाकुराइन के सामने खड़ी थी और ठाकुराइन ने बंजारन से कहा, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूं और मुझे विश्वास है तुम मुझे उन सवालों के सही सही जवाब दोगी। ठाकुराइन की बात पर बंजारन ने सामान्य लहजे में कहा, जी पूछिए मालकिन। ठाकुराइन ने बंजारन से पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? ठाकुराइन के सवाल पर बंजारन ने सामान्य लहजे में कहा, इसके बारे में तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। मैं काम की तलाश में अपना पेट पालने के चलते घूमते घूमते यहाँ आई और मुझे यहाँ काम मिल गया जिससे मैं अपना गुजारा कर सकूं। ठाकुराइन ने फिर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, तुमने मेरा सवाल शायद ठीक से समझा नहीं। मैंने पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? ठाकुराइन के ऐसा पूछने पर बंजारन थोड़ा कंफ्यूज हुई और बोली, मैंने बताया तो सही। ठाकुराइन अपनी जगह से खड़ी हुई और बंजारन के पास गई। बंजारन ने अपना आधा चेहरा अपने पल्लू से ढक रखा था। ठाकुराइन ने बंजारन के हाथ से पल्लू को हटाया जिससे बंजारन का पूरा चेहरा दिख गया, जिसमें बंजारन का आधा चेहरा बहुत ही सुंदर था और आधा चेहरा पूरी तरह से जला हुआ। ठाकुराइन को ये देख कोई झटका नहीं लगा, क्योंकि इसके बारे में ठाकुराइन को पिछली रात ठाकुर गजेंद्र ने बता दिया था जब उन्होंने बंजारन का वो रूप देखा था जिसमें उन्होंने बंजारन के चेहरे को भी देख लिया था। अचानक से हुए इस हमले से बंजारन भी चौंक गई और अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करने लगी और गुस्से से ठाकुराइन से कहा, ये आप क्या कर रही हैं मालकिन? ठाकुराइन ने बंजारन के चेहरे को अच्छे से देखा, जिसमें आधा चेहरा जला हुआ और आधा चेहरा सामान्य था, जिसे देख ठाकुराइन ने कहा, देखो तो क्या हाल कर दिया है तुम्हारे चेहरे का। अब बंजारन को भी लगने लगा था कि ठाकुराइन कोई सामान्य औरत नहीं है। बंजारन ने गुर्राते हुए कहा,
कौन हो तुम? बंजारन का ये रूप एक पल के लिए ठकुराइन को भी अंदर से डरा चुका था, लेकिन ठकुराइन ने अपने ऊपर काबू करते हुए बंजारन से कहा, तुमने मेरे सवाल का एक जवाब नहीं दिया। तुम यहाँ क्यों आई हो? बंजारन ने गुस्से से गुर्राते हुए कहा, मैं बता चुकी हूँ। बंजारन की इस बात पर ठकुराइन ने अपने हाथ से बंजारन का गला पकड़कर उसे दीवार से सटा दिया और गुस्से से बोली, मैंने पूछा तुम यहाँ क्यों आई हो? ठकुराइन के इस रूप से बंजारन भी चौंक गई थी। बंजारन बोली, आप कौन हैं? ठकुराइन ने बंजारन के गले पर अपने हाथ का दबाव बढ़ाना शुरू किया। ठकुराइन ने जिस हाथ से बंजारन को पकड़ा था उसी हाथ में गायत्री का दिया कड़ा पहना था, जिसे ठकुराइन ने कपड़े से बांध दिया था, जिससे बंजारन को वो दिखाई नहीं दिया। बंजारन का दम घोटने लगा और बंजारन ने ठकुराइन का हाथ पकड़ते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, मालकिन छोड़ दीजिए मुझे। ठकुराइन ने बंजारन के गले पर दबाव कम किया तो बंजारन को थोड़ा ठीक महसूस हुआ। फिर ठकुराइन ने वहीं पास रखे एक नींबू को उठाया और बंजारन के माथे पर लगाया और अपनी आंखें बंद की और अपने होंठ हिलाने लगी जैसे कोई मंत्र बोल रही हो। फिर ठकुराइन ने अपनी आंखें खोली और बंजारन के सामने उस नींबू को अपने हाथ में पकड़कर दबाया, जिसमें से लाल रंग का द्रव्य निकलने लगा। ये देख एक पल के लिए बंजारन भी चौंक गई और ठकुराइन ने बंजारन के गले पर दबाव बढ़ाते हुए कहा, तो मेरा शक सही था। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि दूसरों के इलाकों में जाने से पहले उनसे अनुमति लेनी चाहिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में मुझसे अनुमति लिए बिना यहाँ अपनी शक्तियां बढ़ाने का? ठकुराइन की बात सुन बंजारन पूरी तरह से चौंक गई थी। बंजारन ने यह भी सोचा नहीं था कि जिस ठकुराइन को वो इतनी सामान्य समझती थी, वो ठकुराइन उसको ऐसे पकड़ सकती है। बंजारन ने अपने हाथ जोड़े और ठकुराइन से कहा, मैं बताती हूँ, सब बताती हूँ। बंजारन की बात सुन ठकुराइन ने अपने हाथ की पकड़ ढीली की और बंजारन को छोड़ दिया। गले से दबाव हटने पर बंजारन खांसने लगी। फिर पास रखे पानी के जग से पानी पिया और सामान्य होते हुए बोली, आप कौन हैं? मुझे इस तरह से पकड़ने की शक्ति और हिम्मत किसी ने नहीं की, और आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? ठकुराइन ने कहा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। अगर हमारा मकसद एक ही होगा तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, और अगर नहीं तो तुम्हारी शक्तियां और तुम दोनों गए काम से। ठकुराइन की आवाज़ और ठकुराइन का वो रूप ऐसा था जिसे कोई भी देख ले तो वो बोल ही नहीं सकता कि ये वही ठकुराइन है जो शांत और भली औरत के तौर पर गांव में सरपंच की पत्नी हो। ठकुराइन का ये रूप देख बंजारन भी एक पल के लिए डर गई थी। उसे लगता था उसकी शक्तियां इतनी हैं कि उसे कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आज का ठकुराइन का रूप देख उसे भी ये लगने लगा था कि ठकुराइन उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। ठकुराइन की बातें सुन विनोद, अदिति और मेघा भी डर गए थे और मेघा ने डरते हुए कहा, क्या आपके पास भी बुरी शक्तियां हैं? अदिति के डर के मारे पसीने छूटने लगे थे। अदिति ने डरते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था ये सब ट्रैप है, विनोद ने हमें यहाँ लाकर फंसा दिया है। अदिति की बात पर विनोद ने अदिति पर गुस्सा करते हुए कहा, बिना सब कुछ जाने कुछ भी इल्जाम मत लगाओ, और मैं तुम्हें यहाँ लाकर क्यों फंसाऊंगा? अदिति ने डरते हुए कहा, तुम्ही ने हमें यहाँ आने को कहा था, और तुम्हारी मॉम जो बोल रही हैं उससे ये लगता है कि तुम दोनों ने हमें यहाँ जानबूझकर बुलाया है। ध्रुव काफी शांत था और ठकुराइन की बातें सुन रहा था। ठकुराइन ने ध्रुव की तरफ देखा और बोली, तुम्हें कोई आरोप नहीं लगाना क्या? ध्रुव ने मना करते हुए कहा, नहीं, आप जो बोल रही हो मुझे उस पर विश्वास है, और मुझे आगे क्या हुआ वो भी जानना है। मेघा ने ध्रुव से कहा, ध्रुव क्या हो गया है तुम्हें? जब से आए हो तुम्हें यहाँ के बारे में जानने का भूत सवार हो गया है। ध्रुव ने मेघा और अदिति को शांत करते हुए कहा, पहले तो तुम दोनों शांत हो जाओ, और आंटी के अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है ये मैं जानता हूं। ध्रुव की बात पर मेघा ने ध्रुव से कहा, और तुम इतना शूर कैसे हो? ध्रुव ने मेघा को जवाब देते हुए कहा, पहले तो समझो, अगर आंटी के अंदर नेगेटिविटी होती या बुरी शक्तियां होती तो जो सब हुआ वहां तक वेट नहीं करती। ध्रुव की बात ठकुराइन को समझ आ चुकी थी, लेकिन मेघा और अदिति डर के मारे कुछ समझने या सुनने को तैयार नहीं थे। ध्रुव ने मेघा और अदिति से कहा, तुम दोनों चुप हो जाओ और मुझे जानने दो आगे क्या हुआ, और अगर तुम्हें डर लग रहा है तो वैसे भी सुबह होने वाली है। विनोद तुम दोनों को वापस घर छोड़ आएगा। ध्रुव की बात में कड़कपन था, जिसे देख अदिति और मेघा चुप हो गए, और मेघा ने ध्रुव से कहा, जाएंगे तो साथ जाएंगे और नहीं तो कोई नहीं। मेघा की बात सुनने के बाद ध्रुव ने ठकुराइन से कहा, आप बताइए आगे क्या हुआ? ठकुराइन ने आगे बताना शुरू किया। ठकुराइन ने बंजारन का गला छोड़ा, और ठकुराइन का रूप देख बंजारन भी चौंक गई थी, और ठकुराइन का प्रस्ताव सुन बंजारन ने कहा,
ठीक है ठाकुराइन, मैं बताती हूँ कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, लेकिन उसके पहले मुझे आपके बारे में जानना है। बंजारण का गला पकड़ सके ऐसी कौन सी शक्ति हैं आप? बंजारण जिस तरफ खड़ी थी उस तरफ ठाकुराइन की पीठ थी और बंजारण की बात सुन ठाकुराइन सोच में पड़ गई कि अब क्या जवाब दूं। मैंने इसे इसके बारे में जानने के लिए बुलाया था और यहाँ तो दाव उल्टा पड़ गया। बंजारण ने अपनी बात फिर से दोहराई। बताइए आप कौन सी शक्ति हैं, क्योंकि जितनी ऊर्जा मेरे पास है, जितनी शक्तियाँ मैंने ग्रहण की हैं, उस हिसाब से इस लोक में कोई नहीं है जो मेरा गला पकड़ सके। फिर आप कौन सी शक्ति हैं? क्या होगा आगे? क्या बंजारण बताएगी अपने मकसद के बारे में या ठाकुराइन अपने बिछाए जाल में फंस जाएगी? आप जानेंगे अगले भाग में। आपको ये भाग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।